अगर आप जावा पढ़ रहे हैं या आप जावा पढ़ चुके हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा जब जावा का इंटरव्यू आप लोग फेस करेंगे। आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जावा के इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आप जावा के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स हैं वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, लैम्डा एक्सप्रेशंस, स्ट्रीम कॉन्सेप्ट्स और इन सबसे बड़ा एक और कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। बिना कलेक्शन फ्रेमवर्क के जावा का इंटरव्यू पॉसिबल ही नहीं होता। बिना इस कलेक्शन फ्रेमवर्क के क्वेश्चन के आप जावा का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक टू क्रैक द जावा इंटरव्यू। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है और आपको इस कलेक्शन फ्रेमवर्क को पढ़ने के बाद जावा में क्या और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क डेटा स्ट्रक्चर्स का रिप्रेजेंटेशन है। इन्हें मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। मैं कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है इसका एक थ्योरेटिकल डिटेल देना चाहता हूं। बेसिकली जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स जावा ने अपने लेवल पे इंप्लीमेंट कर दिया है। C++ में आप स्ट्रक्चर बनाते थे, क्लास बनाते थे, अपने खुद के मेथड्स बनाते थे और ऐसे करके आप लिंक लिस्ट या आप स्टैक या फिर आप कोई और चीज को इंप्लीमेंट करते थे। पर जावा ने इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े जाने वाले टॉपिक्स की पहले से क्लासेस और मेथड्स बना के रखी हुई है जो कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। आपको बस इन बनी बनाई क्लासेस और मेथड्स को यूज करना होता है और आप एक बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है डेटा स्ट्रक्चर्स का कोडिंग में या कलेक्शन का जावा की कोडिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। आपके सामने मैं एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एरे को सॉर्ट करना है तो आप क्या लॉजिक यूज करेंगे? तो आप कहेंगे आप एक मैनुअल लॉजिक बनाएंगे, एक लूप लगाएंगे, कुछ लॉजिक वहां पर आप इफ लगाकर इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाद अल्टीमेटली आप एक एरे को सॉर्ट कर लेंगे। क्या हो कि आपको एक बना बनाया मेथड मिल जाए जिससे एरे अपने आप ही सॉर्ट हो जाए, फिर चाहे वो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो सॉर्टिंग का लॉजिक आप अभी तक 10 से 12 लाइनों के कोड में लिख पा रहे थे, क्या हो अगर वही लॉजिक आप 3 से 4 लाइनों में कंप्लीट कर लें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल यूज करना होगा कलेक्शन फ्रेमवर्क को। कंपनी में जब आप कोड लिखते हैं, जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे कोड लिखते हैं तो वहां पर कोड लेंथ बहुत मायने रखता है। आपको लेंथी कोड नहीं लिखना होता है, आपको बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना होता है, बल्कि आपको बहुत ही कम से कम लाइनों में इस कोड को कंप्लीट करना होता है और इससे ही एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी माना जाता है। ये सब आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क का प्रॉपर नॉलेज होगा। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसे आप मैनुअल लॉजिक से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंदी कोड उसके लिए लिखना पड़ता है। पर अगर आप इन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स जो जावा ने आपको प्रोवाइड किया है इसे अगर आप यूज करते हैं तो कोड लेंथ बहुत ही श्रिंक हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक बैलेंस ब्रैकेट प्रॉब्लम आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी डिस्कस किया होगा, जिसमें आपको एक ब्रैकेट की स्ट्रिंग दे दी जाती है जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट्स होते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट होते हैं और आपको ये पता करना होता है कि क्या हर ओपनिंग की एक क्लोजिंग ब्रैकेट अवेलेबल है या नहीं। अगर आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसे सॉल्व करना चाहिए यूजिंग द स्टैक कॉन्सेप्ट। अब यही प्रॉब्लम अगर आप सी में सॉल्व करने जाएंगे तो सी में आपको मैन्युअली पहले स्टैक के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर उसके पुश और पॉप ऑपरेशंस के लिए आपके फंक्शंस डिजाइन करने होंगे, फिर आपको उन फंक्शंस को कॉल करना होगा कुछ सीक्वेंस में एंड देन जाकर आप कहीं फिर उस बैलेंस ब्रैकेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। पर अगर आप जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो आपको बनी बनाई एक स्टैक क्लास मिली हुई है, बने बनाए मेथड्स मिले हुए हैं, सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि बैलेंस ब्रैकेट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। इन मेथड्स को यूज कीजिए और बैलेंस ब्रैकेट प्रॉब्लम को कुछ ही लाइनों के कोड में सॉल्व कर लीजिए। बेसिकली कलेक्शन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो यही है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो एक एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। उस एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर को अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे तो प्रॉब्लम ना केवल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बेहतर तरीके से सॉल्व होगी, बल्कि उसकी जो कोड लेंथ है वो भी आप कर सकते हैं कम। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा एक बड़े प्रोजेक्ट में बहुत मायने रखती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोडिंग इंटरव्यू के हिसाब से भी। चलिए अब मैं आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। इन फीचर्स को सुनने के बाद आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि क्यों कलेक्शन फ्रेमवर्क इतना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू राउंड के हिसाब से भी और रियल टाइम में जब आप कोडिंग करेंगे किसी कंपनी में तो भी।
सो बेसिकली इसका पहला फीचर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, आप उसे सॉल्व करिएगा। अगर मैं एक ऐसी स्टोरेज यूनिट तैयार करना चाहता हूँ जिसके फुल हो जाने पर वो अपना साइज ऑटोमेटिकली ग्रो कर ले। अब यहाँ पर स्टोरेज यूनिट का क्या मतलब है? तो जैसे एक वेरिएबल डेटा को स्टोर करता है, इसलिए वो एक तरीके की स्टोरेज यूनिट है। जैसे एरे भी एक तरीके की स्टोरेज यूनिट है क्योंकि वो भी डेटा को स्टोर करती है। तो यहाँ आसान शब्दों में मैं स्टोरेज यूनिट मतलब उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं एक ऐसी स्टोरेज यूनिट बनाना चाहता हूँ जब उसमें डेटा फुल हो जाए तो वो अपने साइज को अपने आप ही ग्रो कर ले। सो अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे के अंदर एक फिक्स्ड लेंथ साइज होती है और जब डेटा उसमें उस फिक्स्ड लेंथ साइज तक आ जाता है तो उसके बाद एरे का ग्रो पॉसिबल नहीं हो पाता, ये ऑटोमेटिकली अपने साइज को ग्रो नहीं कर सकता। सो क्या कुछ ऐसा क्रिएट किया जा सकता है कि प्रोग्रामर को इसके बारे में बॉदर ही ना करना पड़े कि कितना डेटा है और कितना साइज है? जैसे जैसे डेटा ऐड होते जाए वैसे वैसे कोई स्टोरेज यूनिट अपना साइज इंक्रीज करते जाए। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है यूजिंग द कॉन्सेप्ट कलेक्शन। इसके अलावा अब इसका दूसरा फीचर मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप किसी स्टोरेज यूनिट में कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और इंसर्शन टाइम पर ही आप ये चाह रहे हैं कि जो डेटा स्टोरेज यूनिट में इंसर्ट हो वो एक सॉर्टिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज होता जाए। मतलब मैंने एक स्टोरेज यूनिट बनाई और पहले मैंने इंसर्ट किया 10, फिर मैंने किया 5, फिर मैंने किया 2, फिर मैंने किया 20। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स को मैंने इंसर्ट किया। पर यहाँ कंस्ट्रेंट ये है कि जब मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूं तो ड्यूरिंग इंसर्शन ही ये सॉर्ट होते हुए उस स्टोरेज यूनिट में जाने चाहिए। मतलब स्टोरेज यूनिट जब प्रिपेयर हो जाएगी डेटा को इंसर्ट करने के बाद तो बिना किसी लॉजिक के ही ये डेटा 2, 5, 10 और 20 के फॉर्म में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बिना आपके कोई कोड को लिखे हुए। सो क्या ये पॉसिबल है? यस, यूजिंग द कलेक्शन ये पॉसिबल है। ओके, नाउ एक और फीचर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मुझे बताइए, क्या आप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप फोन डायरेक्टरी को मैनेज कर सकें या आपके फोन की फोन बुक को मैनेज कर सके? सो यहाँ पर आपके फोन में जो फोन बुक है उसमें एक नाम होता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है। सो यहाँ पर की वैल्यू पेयर में डेटा इंसर्ट हो रहा है, जहां पर की है एक पर्सन का नाम और वैल्यू है उसका कॉन्टैक्ट नंबर। सो अगर आप इस तरीके से की वैल्यू पेयर में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं और फिर आप इस पर कोई रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, फेच ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ये बहुत इजीली किया जा सकता है यूजिंग द कलेक्शन कॉन्सेप्ट। बट अगर आप इस कलेक्शन कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते हैं तो फिर इस फोन बुक को इंप्लीमेंट करना अपने आप में एक टीडियस टास्क हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग द एरेज कॉन्सेप्ट। तो एक स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे जिसमें नाम होंगे, फिर आप एक लॉन्ग का एरे बनाएंगे जिसमें फोन नंबर्स मैनेज करेंगे, फिर इन दोनों एरेज को मैनेज करते हुए आप उस फोन बुक को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जो अपने आप में एक टीडियस टास्क है। पर अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो आपको एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर मिला हुआ है जिसकी हेल्प से आप ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं और आपको सिर्फ कुछ मेथड्स को यूज करना है, आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, कुछ मेथड्स को यूज करना है, आपका डेटा रिट्रीव हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। बहुत इजीली हर चीज इस फोन बुक की मैनेज आप कर पाएंगे अगर आप इस कलेक्शन कॉन्सेप्ट को करते हैं यूज। सो ये कुछ फीचर्स के बेसिस पे आप समझ पा रहे होंगे कि कलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आप सभी को मेरी एक हम्बल एडवाइस है कि अगर आप जावा की बात कर रहे हैं तो फिर कलेक्शन टॉपिक एक मैंडेटरी और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। आपको कलेक्शन जरूर आना चाहिए क्योंकि इसके बिना आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। और साथ ही कलेक्शन का कुछ ऊपरी नॉलेज की बात नहीं हो रही है, आपको बहुत डीप नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि इंटरनली कलेक्शंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरव्यूअर आपको बिल्कुल पूछेगा। वो आपसे जानना चाहेगा कि आप कलेक्शन को कितना डेप्थ में जानते हैं। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत बहुत सीरियसली लीजिएगा अगर आप जावा में करियर को सेट करना चाहते हैं, और जरूर इसे पढ़िएगा अगर आप इंटरव्यू को एक बार में क्लियर करना चाहते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।